जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी कक्षा अवध कोचिंग क्लासेस में। 11वीं क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। अपने पेट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आपकी, क्योंकि अब की बार पेट पार। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो परामर्श लेने का अधिकार अगर किसी को है तो वो है राष्ट्रपति महोदय को है, और वह आर्टिकल परामर्श लेने का 143 है। आर्टिकल 143 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ओह, मैंने तो लिख करके लगता है गलती कर दी, नहीं लिखना चाहिए था। यहां पे तो क्वेश्चन ही आ गया कि भैया वो तो क्वेश्चन दे दिया गया, आप तो इसे तुरंत कर ले जाओगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? फटाक से उत्तर दो भाई। अभी इसके पहले मैंने बता दिया यार। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल 143 लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 143 आपका उत्तर यहां पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? संसद का अधिवेशन यानी सत्र बुलाने का काम कौन करता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यादेश जारी करके। ऑर्डिनेंस 123, आर्टिकल 123, तो अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को सलाह मंत्रणा अगर कोई देता है तो उपराष्ट्रपति नहीं देते हैं, राज्यपाल नहीं देते हैं, मुख्यमंत्री नहीं देते हैं। वो देते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन? संघीय मंत्री परिषद, यानी कि प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? हमने पिछली क्लास में देखा था, क्लास में यानी कि अपने 11 क्लास उसमें 10 क्लास में देखा होगा आपने कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का नाम मैंने लिखा था, और मैंने कहा था कि यह न्यायमूर्ति थे और इन्होंने क्या काम किया। 1969 में जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद जब वीवी गिरी ने पदभार ग्रहण किया था तो वीवी गिरी जी को चुनाव लड़ना पड़ा, इसलिए उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद त्याग किया, जिसके कारण वह योग्यता खो बैठते हैं कि हम राष्ट्रपति का भी कार्यभार देखें। तो इस कंडीशन में यह प्रश्न भी था कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश में ना हो तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? वो करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और ये घटना घटी देश में। ठीक है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, पिछली क्लास को देखिए। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख किया गया है। ओके, धन विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास नहीं रख सकता है, लौटाना उसे नहीं है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं करेगा। संघ सूची संवर्ती सूची दोनों पर जारी कर सकता है, लेकिन राज्य सूची पर वो जारी नहीं कर सकता है। राज्य सूची राज्य का विषय है और 61 विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची के पास हैं। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? क्षमादान करने की शक्ति अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। यहां पे केवल और केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, जो कि आर्टिकल 72 में वर्णन किया गया है। ये आर्टिकल किसमें है? 72 में है। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है अनुच्छेद 74, 85, 86 और 101। नहीं, आर्टिकल 74 में संघीय जो सलाह मानने के लिए यानी मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। 74 इस बात की पुष्टि करता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में
आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति यह कब काम करता है? तो राष्ट्रपति करता है, यानी कि जानते हैं आपातकाल की घोषणा कब होती है? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के समय होती है या आंतरिक अशांति के आधार पर। लेकिन इसका जो प्रावधान है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद जब लिखित रूप से राष्ट्रपति को यह अवगत कराता है कि देश की स्थिति इस समय खतरे में है, देश संकट में है, तो राष्ट्रपति महोदय इसकी घोषणा करते हैं। तो यहां ऑप्शन देखिए लिखा हुआ, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ये उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 ऑर्डिनेंस बिल लाता है राष्ट्रपति और जारी करता है। यानी कि अगर हम आर्टिकल पे बहुत गौर करें तो आर्टिकल क्या कह रहा है? 1 2 3 चलो भैया अपना काम शुरू करो, यानी अध्यादेश ला रहे हैं भाई, कामकाज करो, सत्र बुला रहे हैं भैया, नहीं करोगे तो मैं लोकसभा को भंग कर दूंगा। यह है राष्ट्रपति की अध्यादेश पावर। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? वो है सिर्फ और 6 सप्ताह की बात है। 6 सप्ताह ही राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है उसको रखना आवश्यक होता है। 6 सप्ताह के भीतर हमें बुला लेना है, बैठक कर लेनी है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह क्या था? तो वीटो शक्ति का प्रयोग किया है भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर। ये अधिनियम जो है 1986 में इसको लाया गया था और एकमात्र राष्ट्रपति जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस पावर का इस्तेमाल किया था। सिख राष्ट्रपति, देश के पहले राष्ट्रपति सिख हैं ये। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? पहले था, अब नहीं है भैया, अब बिल्कुल नहीं है। ये पुराना प्रश्न है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है, तो एंग्लो इंडियंस यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन इस बात की पुष्टि आप कर लीजिए कि 25 जनवरी 2020 से इसे समाप्त कर दिया गया है, अब नहीं है, अब नहीं है। ठीक है भैया, 70 वर्षों के लिए दिया गया था, अब यह नहीं है, इस बात की पुष्टि कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा? भाई विधेयक अगर पुनर्विचार के बाद लौटाया गया राष्ट्रपति के पास है तो अनुमति देगा वहां पे। मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय ने किसी बिल को वापस कर दिया कि भैया इसे आप एक बार पढ़ लो, इसमें कुछ गलतियां हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर वापस ले आए, कहे कि सर जी मैंने इसको चेक कर लिया, अब आप साइन कर दो, तो राष्ट्रपति भैया उसके लिए फिर बाध्य हैं, फिर साइन करना ही करना पड़ेगा। यह अधिकार राष्ट्रपति को मिला था, यानी कि एक बार लौटाने का अधिकार दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और एक बार लौटाना यानी कि पुनर्विचार के लिए यह बात यहां पे कही गई थी, विचार के लिए बात कही गई थी, यानी कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर दोबारा दिया जाएगा तो भाई नहीं लौटाएंगे वो। पहले यानी कि अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं था, फिर 44वें में अधिकार दिया गया, लेकिन पुनर्विचार के लिए दोबारा आ जाए तो भाई कोई उनके पास अधिकार नहीं, उनको लौटाना ही, फिर उसको अधिकार देना ही देना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग तो है
लेकिन महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है। तो अब इसमें से बताए, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की सभी विधानसभाएं भाग लेती हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। देखो यहां पे हम कहें लोकसभा, राज्यसभा यह भाग लेगी, यहां पे कह रहा है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, तो विधानसभा उसका अधिकरण का भाग नहीं है। विधान परिषद की हम कोई बात ही नहीं करेंगे, चुनाव में भी नहीं था, यहाँ पे लिखा ना कि निर्वाचन में है, तो निर्वाचन में ये था लेकिन महाभियोग में नहीं है। इसकी तो ना निर्वाचन में था ना महाभियोग में था, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्य मंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए विधानसभा तो है भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या कहा जा रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की सभी विधानसभाएं, और जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। तो फिर उसे अधिकार क्यों नहीं दिया जाएगा, अधिकार उसे तब नहीं दिया जाएगा जब वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि राज्य विधानमंडल यानी विधान परिषद का अगर सदस्य है, मुख्यमंत्री विधान परिषद का अगर सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल पाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा को शामिल किया गया है, विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है। तो उच्च सदन जो है विधान, राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन है वो है विधान क्या परिषद, अगर उसका सदस्य है तो वोट नहीं डाल पाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, तो वो है 12वां क्रम। यह राष्ट्रपति बनती हैं 2007 से लेकर के 2012 तक देश की राष्ट्रपति रहती हैं और यह 12वीं राष्ट्रपति हैं देश की। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत बार पूछा गया है। कहां से हैं ये, राजस्थान से हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। पहली महिला प्रधान राष्ट्रपति हैं ये हमारे देश की। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है ज्ञानी जैल सिंह, ये गुट निरपेक्ष दल के जो है सचिव भी बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था। तो भाई जाहिर सी बात है वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह भारत के अगर कहें धर्मनिरपेक्ष के फेवर में ज्यादा रहा करते थे। ये फिलोसफर व्यक्ति थे, यानी कि अगर कहें दार्शनिक व्यक्ति हैं तो दार्शनिक व्यक्ति जाहिर सी बात है ऐसी बातों को ही महत्व देंगे और वह इस बातों को हमेशा मानते थे कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इस बात की पुष्टि करती है। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।